रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, जब कभी भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आते ही कुछ नाम निहाद सेकुलर पार्टी के दलाल सामने आ जाते हैं और एमआईएम को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और एमआईएम के ऊपर इल्ज़ामात लगाना स्टार्ट करते हैं कि एमआईएम की वजह से कांग्रेस हार गई, एमआईएम की वजह से आरजेडी हार गई, एमआईएम की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई। तो मेरा इन दलालों से रिक्वेस्ट है, जब कभी भी रिजल्ट्स आते हैं थोड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर जो भी रिजल्ट आया है उसका कुछ डेटा एनालिसिस करें, उसके बाद जो है अपनी क्रिटिसिज्म को सामने रखें। लेकिन इन दलालों को अपने आकाओं को खुश करना होता है, तो इस जल्दी में जो है ये एमआईएम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही जो है इनके जो आदत है उसी तरह से इन्होंने बिहार के इलेक्शन के बाद में भी इन्होंने वही काम किया जो ये हमेशा कर रहे थे। तो आइए हम लोग कुछ समझने की कोशिश करें और इन दलालों को समझाने की कोशिश करें कि एमआईएम का परफॉर्मेंस बिहार में कैसा था। तो बिहार के अंदर हम लोग देखते हैं कि एमआईएम ने 28 सीट्स पे कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एमआईएम को जो है 5 सीटों पे जो है कामयाबी मिलती है। और जो कामयाबी 5 सीटों पे मिली, सबसे जो लो मार्जिन था हमारा वो 23,021 वोट्स का मार्जिन था। हाईएस्ट जो हमारा मार्जिन था वो 38,928 वोट से जो है हमने जीता है। तो 5 सीट हम वहाँ से जीत हासिल किए हैं बिहार के अंदर। जो पहली जो सीट है वो जोकीहाट, दूसरी बहादुरगंज, तीसरी कोचादामन, उसी तरह से अमोर, पांचवीं जो है बैसी। यहाँ 5 जगहों पे एमआईएम ने जीत दर्ज की है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एमआईएम जो है 2 सीटों पे सेकेंड पोजीशन पे थी। उसके अंदर से जो एक सीट है वो बलरामपुर की सीट है। बलरामपुर की सीट असल में हम लोग जीत गए थे 256 वोट से, लेकिन रिकाउंटिंग में फिर हमें जो है 389 वोट से शिकस्त हो जाती है। उसी तरह से ठाकुरगंज की सीट है जहाँ पे एमआईएम सेकेंड पोजीशन पे आती है और 8,822 वोट से जो है हम लोग इस सीट को जो है लूज़ कर जाते हैं। तो ये दो ऐसे सीट्स थे जहाँ पे एमआईएम सेकेंड पोजीशंस पे आती है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एमआईएम और आरजेडी, यानी एमआईएम की लड़ाई आरजेडी के साथ 18 सीटों पे थी और एमआईएम की लड़ाई आईएनसी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 9 सीटों पे थी और एमआईएम की लड़ाई सीपीआई एमएल के साथ जो है 1 सीट पर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एमआईएम के खिलाफ 2 सीटों पे जीत हासिल करती है। जो पहली जो सीट है वो अररिया है, दूसरी जो है किशनगंज है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आरजेडी जो है एमआईएम के खिलाफ 1 सीट पर ढाका में जो है जीत हासिल करती है। तो 28 सीट्स के अंदर हमारे सामने जो है तकरीबन हमारे सामने 10 सीट का एनालिसिस आ चुका है। जो बचे हुए 18 सीट का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इन 18 सीटों में क्या हुआ। जहाँ पे इन 18 सीटों में कुछ सीटों में आरजेडी एमआईएम के खिलाफ थी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही थी और उसी तरह से आईएनसी एमआईएम के खिलाफ लड़ रही थी। तो आइए देखते हैं कि नतनगर में आरजेडी जो है एलजेपी से हार जाती है 25,424 वोट से और वहाँ पे जो है एमआईएम को 8,226 वोट्स मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर एमआईएम कंटेस्ट नहीं करती और ये तमाम वोट्स आरजेडी को मिल जाते, तब भी जो है आरजेडी यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकती। हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो जितने भी एमआईएम के अलावा जितने कैंडिडेट्स हैं और एमआईएम के वोट्स, इन तमाम वोट्स को अगर हम लोग मिला लें तब जाकर जो है ये जीत सकती थी और ये होने वाली बात नहीं है, मुमकिन बात ही नहीं है। तो नतनगर में एमआईएम ने जो है आरजेडी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं मुंगेरा के अंदर आरजेडी बीजेपी से जो है 18,750 वोटों से हार जाती है और वहाँ पे एमआईएम को जो मिलता है वो 3,598 वोट्स मिलते हैं। अगर ये वोट्स आरजेडी को मिल जाते हैं तब भी आरजेडी नहीं जीत सकती। सिर्फ एमआईएम के नहीं, अगर दूसरे तमाम एमआईएम के अलावा जितने कैंडिडेट्स थे उनके और अगर नोटा के भी वोट मिल जाते तब भी आरजेडी यहाँ से नहीं जीत सकती थी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि धमधा में जो है आरजेडी जेडीयू से 55,159 वोट से हारती है। उसका हारने का मार्जिन इतना बड़ा था और एमआईएम को वहाँ से मिलता है 5,126 वोट।
यहाँ पे भी वैसे ही हालत है, अगर नोटा के भी वोट मिलाकर आरजेडी को दिए जाते तो तब भी जो है आरजेडी यहाँ से जीतना मुश्किल था। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि मधुबनी की सीट है, मधुबनी में जो है आरजेडी आरएलएम से हारती है 20,552 वोट से, और एमआईएम को वहाँ पे मिलता है 12,971 वोट से। अगर ये वोट्स आरजेडी को मिल जाते तब भी आरजेडी वहाँ से हार जाती। वैसे ही हम लोग देखते हैं सिवान है, सिवान के अंदर आरजेडी बीजेपी से 9,370 वोट से हारती है, और वहाँ पे एमआईएम को जो वोट मिले हैं वो 3,493 वोट्स मिले हैं। अगर ये वोट्स आरजेडी को मिल जाते तब भी जो है आरजेडी यहाँ से नहीं जीत सकती थी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि नवादा है, नवादा के अंदर जेडीयू के साथ जेडीयू के खिलाफ जो है आरजेडी हार जाती है 27,594 वोट से, और वहाँ पे एमआईएम को मिलता है 12,835 वोट्स। अगर ये वोट्स आरजेडी को मिलते, एमआईएम को जितने वोट मिले हैं ये आरजेडी को भी मिल जाते ये वोट्स, तब भी जो है आरजेडी यहाँ से भी नहीं जीत सकती। उसी तरह से परनपुर है, परनपुर में हम लोग देखते हैं कि आरजेडी जो है बीजेपी के साथ बीजेपी से हार जाती है 7,752 वोट से, और वहाँ पे जो एमआईएम का वोट था वो 30,163 वोट्स थे, और हम लोग यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे थे। अगर आरजेडी एमआईएम के साथ गठबंधन की होती तो यहाँ की सीट आसानी से आरजेडी जीत सकती थी, लेकिन ये जो है आरजेडी की बेवकूफ़ी थी कि वो एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं की और परनपुर की सीट जो है उसके हाथ से चूक गई। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सिकंदरा सिकंदरा में आरजेडी जो है एचएएम से 23,907 वोट से हारती है, और एमआईएम को जो है वहाँ पे 10,701 वोट मिलता है। अगर ये वोट आरजेडी को दिया जाता, एमआईएम वहाँ पे कंटेस्ट नहीं करती, तब भी जो है आरजेडी यहाँ से नहीं जीत सकती थी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि गवरा बौराम जो है वहाँ से आरजेडी बीजेपी के खिलाफ हार जाती है। कितने वोट से? 5,669 वोट से हारती है, और वहाँ पे एमआईएम को मिलता है 3,243 वोट्स, और अगर ये वोट्स आरजेडी को मिल जाते तब भी आरजेडी यहाँ से इलेक्शन हार रही थी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि दरभंगा रूरल है, रूरल के अंदर दरभंगा रूरल के अंदर आरजेडी जो है जनता दल यूनाइटेड से इलेक्शन हारती है 18,392 वोट से, और वहाँ पे जो है एमआईएम को जो वोट्स मिले थे 17,008 वोट्स मिले थे। अगर ये 17,008 वोट्स आरजेडी को मिल जाते हैं, इलेक्शन एमआईएम वहाँ पे कंटेस्ट नहीं करती, तब भी जाकर जो है आरजेडी 1000+ वोट से हार जाती। उसी तरह से हम लोग देखते हैं शिरा घाटी है, शिरा घाटी के अंदर आरजेडी एलजेपी के साथ इलेक्शन हारती है 13,524, और एमआईएम को वहाँ पे मिलता है 14,754 वोट्स मिलते हैं। अगर आरजेडी एमआईएम के साथ अलायंस की होती तो शिरा घाटी की सीट जीत जाती थी। तो ये अपने बेवकूफ़ी से जो है इन्होंने यहाँ पे अपनी जो है इनको हार हुई है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि क्योटी है, क्योटी के अंदर भी आरजेडी जो है बीजेपी से हार जाती है 7,305 वोट से, और वहाँ पे एमआईएम को जो मिलता है वोट 7,474 वोट्स मिलते हैं। और यहाँ पे भी वही हुआ कि आरजेडी अगर एमआईएम के साथ गठबंधन कर लेती तो ये भी सीट जीत जाती। इस तरह से कम आरजेडी 3 सीट एमआईएम के गठबंधन की वजह से जीत सकती थी, लेकिन आरजेडी ने अपनी बेवकूफ़ी से जो है इन तीनों सीटों को जो है खोया है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि महुआ जो आरजेडी का गढ़ था, वहाँ पे क्या होता है कि आरजेडी जो है एलजेपी के साथ 44,997 वोट से जो है एलजेपी से इलेक्शन हार जाती है। इसकी वजह ये थी कि आरजेडी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव होते हैं, उन्हें जो है 35,703 वोट्स मिलते हैं। यहाँ पे आरजेडी विसेस जेजेडी था, तो इस वजह से जो है यहाँ पे आरजेडी इलेक्शन हार जाती है। तो उसी तरह से आइए हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे एमआईएम का और आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आमना सामना था, वहाँ पे क्या हाल है। गोपालगंज की जब हम सीट देखते हैं तो गोपालगंज के अंदर आईएनसी बीजेपी से जो है 28,972 वोट से हारती है, और वहाँ पे एमआईएम को जो वोट्स मिलते हैं
वो 14,225 वोट्स मिलते हैं। अगर ये 14,225 वोट्स कांग्रेस को मिलते तब भी ये यहाँ से नहीं जीत सकती थी। कदवा कदवा के अंदर हम लोग देखते हैं कि आईएनसी जो है जेडीयू से हार जाती है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आईएनसी 18,368 वोट से जेडीयू से हारती है, और एमआईएम को वहाँ से 11,557 वोट्स मिलते हैं। अगर ये एमआईएम के वोट आईएनसी को मिले होते तब भी जो है यहाँ से आईएनसी नहीं जीत सकती थी। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कस्बा है, कस्बा के अंदर आईएनसी जो है एलजेपी से हारती है, उसका हारने का जो मार्जिन होता है वो 12,875 वोट से हारती है, और वहाँ पे जो एमआईएम का वोट था वो 35,309 और हम लोग थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे थे। और इस सीट में अगर महागठबंधन में एमआईएम को लिया जाता और ये सीट जो है आसानी के साथ कांग्रेस जीत जाती, लेकिन यहाँ पे जो आरजेडी की बेवकूफ़ी थी कि उसने जो है एमआईएम को महागठबंधन में आने से रोका, तो उस वजह से 4 ऐसे सीट्स जो आसानी के साथ जीते जा सकते थे उसको जो है आरजेडी की वजह से 3 सीटें आरजेडी ने गंवा ली और 1 सीट आईएनसी ने गंवा ली। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बररिया की सीट है, तो बररिया के अंदर आईएनसी जो है जेडीयू से 10,984 वोट से हार जाती है, और वहाँ पे एमआईएम को जो वोट्स मिलते हैं वो 5,846 वोट्स मिलते हैं। अगर एमआईएम के वोट आईएनसी को मिलते तब भी जो है आईएनसी वहाँ से जीत नहीं सकती थी। उसी तरह से जाले है, जाले के अंदर हम लोग देखते हैं कि आईएनसी बीजेपी के खिलाफ लड़ी, और वहाँ पे जो है 21,862 वोट से हारती है, और वहाँ पे एमआईएम को जो मिला है वोट्स वो 4,666 वोट्स मिले हैं। अगर यहाँ पे कांग्रेस को हम लोग एमआईएम के भी वोट दे देते और जितने दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके भी वोट दे देते और नोटा के भी अगर वोट देते तब भी जो है यहाँ से कांग्रेस नहीं जीत सकती थी। आइए हम लोग अब देखेंगे कि जो दलाल कहते हैं कि एमआईएम के वजह से आरजेडी हार गई, कांग्रेस हार गई, आइए देखो आइए इनको दिखाते हैं कि महागठबंधन विशेष महागठबंधन कहाँ कहाँ पे था। महागठबंधन का हिस्सा आरजेडी भी थी, आईएनसी भी थी, सीपीआई भी थी, लेकिन 10 ऐसे सीट्स थे जहाँ पे महागठबंधन विशेष महागठबंधन था। सिकंदरा में हम लोग देखते हैं कि आरजेडी विशेष आईएनसी था, एचएएम वहाँ से जीत जाती है। कारघर में आईएनसी विशेष सीपीआई था, वहाँ से जेडीयू जीत जाती है। सुल्तानगंज में आरजेडी विशेष आईएनसी था, जेडीयू जीत जाती है। कहलगांव में आरजेडी विशेष आईएनसी था, वहाँ से भी जो है जेडीयू जीत जाती है। राजपक्कार में आईएनसी विशेष सीपीआई था, वहाँ से जेडीयू जीत जाती है। वैशाली में आरजेडी विशेष आईएनसी था, वहाँ से जेडीयू जीत जाती है। नरकटिगंज में आरजेडी विशेष आईएनसी था, बीजेपी जीत जाती है। बचवारा में आईएनसी विशेष सीपीआई था और बीजेपी वहाँ से जीत जाती है। और बचवारा की सीट का हाल देखिए कि बीजेपी को वहाँ से 1,03,43 वोट्स मिलते हैं, और आईएनसी को वहाँ से मिलते हैं 84,502 वोट्स, और सीपीआई को मिलते हैं 21,588 वोट्स। अगर ये दोनों मिल के लड़ते तो यहाँ से इनकी जीत पक्की थी, लेकिन इन्होंने जो है आपस में लड़ने की वजह से इन 10 सीटों में भी जो है इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के वजह से जो है इनको हार हुई, और यहाँ पे एनडीए को जो है जीत हासिल होती है। तो इसके बारे में सवाल करने वाले कौन हैं और कौन इनसे इसके बारे में सवाल करेगा। आइए उसी तरह से देखते हैं कि महागठबंधन के 2 जगह कैंडिडेट ही नहीं थे। कुशेश्वर आस्थाना जो है वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था, मोहानिया में कोई कैंडिडेट नहीं था। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि आरजेडी जो है बिहार के अंदर 143 सीट्स पे कंटेस्ट करती है और 25 सीट्स जीतती है, और एमआईएम वर्सेस आरजेडी 18 सीट्स पे होता है, और आरजेडी एमआईएम के खिलाफ 1 सीट जीतती है, और एमआईएम ने जितनी सीटें जीती और आरजेडी ने एमआईएम के खिलाफ जो 1 सीट जीती, और दूसरे जो सीट्स हैं जिनमें आरजेडी को जीत हासिल हुई उन तमाम सीट्स को अगर हटाया जाए तो 101 सीट्स ऐसे हैं जहां पे आरजेडी हारती है। और ये सीट्स के ऊपर आरजेडी के हारने की वजह क्या है, क्या ये दलाल आरजेडी से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कैसी हारी, यहाँ पे तो एमआईएम नहीं लड़ी, यहाँ पे कौन लड़ा, कौन था जिसकी वजह से आरजेडी हारी, इसको भी मालूम करना ज़रूरी है।
तो इसको मालूम करने के पीछे अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। एमआईएम को गाली बकने के लिए, एमआईएम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जितना दिमाग आप लोग लगा रहे हैं, उसके बजाय ये 101 सीट पे कैसी आपकी हार हुई, इसके ऊपर थोड़ा आप स्टडी करने की कोशिश करें। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 61 सीट्स पे कंटेस्ट करती है और 6 सीट जीतती है, और एमआईएम के खिलाफ जो है 9 सीटों पे आईएनसी का टक्कर होता है, और वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटें एमआईएम के खिलाफ भी जीतती है। अगर 2 सीटें जो एमआईएम के खिलाफ जीती थी, कुल मिलाकर 6 सीटें जो है कांग्रेस ने एमआईएम के खिलाफ जीती थी, और उसके अलावा जो सीटें एमआईएम के खिलाफ उसने हारी, और जो सीटें एमआईएम ने जीती, उन तमाम चीज़ों को हटाकर अगर देखा जाए तो 48 सीट्स ऐसे थे जहाँ पे जो है आईएनसी का दूसरे लोगों के साथ मुकाबला था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 48 सीट पे एमआईएम के बगैर हार जाती है। तो इसका सवाल हम किससे करें, और दलाल जो हमसे सवाल करते हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये सीट्स पे आईएनसी को हराने वाला कौन था। तो आप तमाम लोगों को हमारे तरफ से एडवाइस है कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ रिज़ल्ट को स्टडी करें, फिर समझें, फिर जानने की कोशिश करें, उसके बाद किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का काम करें। आपके जो नाम निहात सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनको कुछ एडवाइस दीजिए कि इलेक्शन के से पहले अच्छी प्लानिंग करना ज़रूरी है और मुद्दों पे बात करना ज़रूरी है। हवाई बातों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके तानों से, आपके इल्ज़ामात से कभी भी नहीं डरेगी। इसी तरह से हम अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारी स्ट्रगल आगे बढ़ाते रहेंगे। जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ बनकर, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज़ बनकर हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसी तरह से हम लोग हर स्टेट में दबे कुचले की आवाज़ बनकर असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश करते रहेंगे। और हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि हिंदुस्तान का जो वोटर है, जो जागरूक वोटर है, वो हमारा साथ ज़रूर देगा। वो हमें जो है अपने वोटों से नवाजेगा और हमें जो है कामयाब करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।